रज्जो क्यों रोने लगा रामदीन। रज्जो रसोई घर का काम निपटाकर निकली तो रात के 10 बज रहे थे। वह अपने कमरे में जाने से पहले सुरेंद्र के कमरे में पहुंची। वह उस समय बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। साहब जी, मैं कमरे पर सोने जा रही हूं, कुछ लाना है तो बताइए। रज्जो ने सुरेंद्र की ओर देखते हुए पूछा। मत करना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब कभी जितने रुपए की जरूरत पड़े तो बता देना जी साहब। आज तेरी मैडम लखनऊ गई है, वहां जरूरी मीटिंग है, 4 दिन बाद वापस आएंगी, कहकर सुरेंद्र ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रज्जो समझ गई कि सुरेंद्र की क्या इच्छा है। वो बोली, नहीं साहब जी, ऐसा ना करो, मुझे तो मांकाका ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। रज्जो, यह भी तो सेवा ही है। पता नहीं आज क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। सुरेंद्र ने रज्जो की ओर देखते हुए कहा। साहब जी, अगर मैडम को पता चल गया तो? रज्जो घबराकर बोली, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। रज्जो मना नहीं कर सकी और न चाहते हुए भी सुरेंद्र की बाहों समा गई। कुछ देर बाद जब रज्जो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने मांकाका, 2 छोटी बहनों व भाई के चेहरे नाचने लगे। यहां से 300 किलोमीटर दूर रज्जो का गांव चमनपुर है। काका राजमिस्त्री का काम करता है। महीने में 10 से 15 दिन मजदूरी पर जाता है, क्योंकि रोजाना काम नहीं मिलता। रज्जो तो 5 साल पहले 10वीं जमात पास करके स्कूल छोड़ चुकी थी। उसकी 2 छोटी बहनें व भाई पढ़ रहे थे। मां ने उसका नाम रजनी रखा था, पर पता नहीं कब वह रजनी से रज्जो बन गई। एक दिन गांव की प्रधान गोमती देवी ने मां को बुलाकर कहा था, मुझे पता चला है कि तेरी बेटी रज्जो तेरी तरह बहुत बढ़िया खाना बनाती है, तू उसे सुबह से शाम तक के लिए मेरे घर भेज दे। ठीक है प्रधान जी, मैं रज्जो को भेज दूंगी, मां ने कहा था। 2 दिन बाद रज्जो ने गोमती प्रधान के घर की रसोई संभाल ली थी। एक दिन एक बड़ी सी कार गोमती प्रधान के घर के सामने रुकी। कार से सुरेंद्र व उसकी पत्नी माधवी मैडम उतरे। कार पर लाल बत्ती लगी थी। गोमती प्रधान की दूर की रिश्तेदारी में माधवी मैडम बहन लगती थीं। दोपहर का खाना खाकर सुरेंद्र व माधवी ने रज्जो को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तुम जैसी लड़की की जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जैसे तुम यहां खाना बनाती हो वैसा ही तुम्हें वहां भी रसोई में काम करना है। रज्जो चुप रही। गोमती प्रधान बोल उठी थी, ये क्या कहेगी? इसके मांकाका को कहना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही रज्जो के मांकाका वहां आ गए थे। गोमती प्रधान बोली, रामदीन, यह मेरी बहन है, सरकार में एक मंत्री की तरह है। इसको रज्जो के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया तो ये लोग इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं। रसोई के काम के लिए रामदीन बेटी रज्जो को भेजकर बिल्कुल चिंता न करना। हम इसे पूरा लाड़ प्यार देंगे, रुपए पैसे हर महीने या जब तुम चाहोगे भेज देंगे, माधवी मैडम ने कहा था। साहब जी, आप जैसे बड़े आदमी के यहां पहुंचकर तो इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। ये आपकी सेवा खूब मन लगाकर करेगी, ये कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, काका ने कहा था। सुरेंद्र ने जेब से कुछ नोट निकाले और काका को देते हुए कहा, लो, फिलहाल ये पैसे रख लो, हम लोग हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। यहां से लखनऊ तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम हो, पूरा करा देंगे। अपनी सरकार है तो फिर चिंता किस बात की? रज्जो उसी दिन सुरेंद्र व माधवी के साथ इस कस्बे में आ गई थी। सुरेंद्र की बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें कई कमरे थे। एक कमरा उसे भी दे दिया गया था। माधवी मैडम ने उसको कई सूट खरीद कर दिए थे। उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था ताकि वह अपने घर परिवार से बात कर सके। रज्जो को पता चला था कि सुरेंद्र की काफी जमीन जायदाद है। एक ही बेटा है जो बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा है। माधवी मैडम बहुत बिजी रहती है, कभी पार्टी मीटिंग में तो कभी इधर उधर दूसरे शहरों में और कभी लखनऊ में। इन्हीं विचारों में डूबते तैरते रज्जो को नींद आ गई थी। अगले दिन सुरेंद्र ने रज्जो को कमरे में बुलाकर कुछ गोलियां देते हुए कहा, रज्जो, ये गोलियां तुझे खानी है। रात जो हुआ है उससे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा जी। रज्जो ने वे गोलियां देखी। वह जान गई कि ये तो पेट गिराने वाली गोलियां हैं। और हां रज्जो, कल अपने घर ये रुपए मनी ऑर्डर से भेज देना, कहते हुए सुरेंद्र ने 5000 रुपए रज्जो को दिए। इतने रुपए साहब जी?
रज्जो ने रुपए लेते हुए कहा। अरे रज्जो, ये रुपए तो कुछ भी नहीं है। तू हम लोगों की सेवा कर रही है ना, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। रज्जो सिर झुकाकर चुप रही। सुरेंद्र ने रज्जो का चेहरा हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे कभी अपने गांव जाना हो तो बता देना, ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। सुनकर रज्जो बहुत खुश हुई। रज्जो, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर मैडम की जगह मैं मंत्री होता तो तुझे अपना पीए बना लेता। सुरेंद्र ने कहा, रहने दो साहब जी, मुझे ऐसे सपने न दिखाओ जो मैं रोटी बनाना ही भूल जाऊं। रज्जो, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं। सुरेंद्र ने कहा। खुशी के चलते रज्जो की आंखों की चमक बढ़ गई। 4 दिन बाद माधवी मैडम घर लौटी। इस बीच हर रात को सुरेंद्र रज्जो को अपने कमरे में बुला लेता और रज्जो भी पहुंच जाती। उसे खुश करने के लिए अगले दिन रज्जो एक कमरे के बराबर से निकल रही थी तो सुरेंद्र व माधवी की बातचीत की आवाज आ रही थी। वह रुककर सुनने लगी। कैसी लगी रज्जो? माधवी ने पूछ। ठीक है, बड़ी दिया खाना बनाती है। सुरेंद्र का जवाब था। मैं रसोई की नहीं, बेडरूम की बात कर रही हूं। मैं जानती हूं कि रज्जो ने इन रातों में कोई नाराजगी का मौका नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या रज्जो ने कुछ बताया है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके चेहरे व आंखों से सच जान चुकी हूं। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम कहा करते थे कि मैं बाहर चली जाती हूं तो अकेले रात नहीं कटती, इसलिए ही तो रज्जो को इतनी दूर से यहां लाई हूं ताकि जल्दी से वापस घर न जा सके। तुम बहुत समझदार हो माधवी। सुरेंद्र ने कहा। लखनऊ में तुम्हारे नेताजी के क्या हाल है? वह तो बस तुम्हारा पक्का आशिक है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें लाल बत्ती दिला दी है। इस लाल बत्ती के चलते हम लोगों का कितना रोब है। पुलिस या प्रशासन में भला किस अफसर की इतनी हिम्मत है जो हमारे किसी भी ठीक या गलत काम को मना कर दे? नेताजी का बस चले तो वह तुम्हें लखनऊ में ही हमेशा के लिए बुला ले। अगले हफ्ते नेताजी जनपद में आ रहे हैं। रात को हमारे यहां खाना होगा। मैंने सोचा है कि नेताजी की सेवा में रात को रज्जो को उनके पास भेज दूंगी। जब नेताजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नेताजी को खुश रखें। अगले महीने रज्जो को लखनऊ ले जाऊंगी। वहां 2-3 दूसरे नेता हैं, उनको भी खुश करना है। माधवी ने कहा। सुनते ही रज्जो के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह चुपचाप रसोई में जा पहुंची। उसने तो साहब को ही खुश करना चाहा था, पर ये लोग तो उसे नेताओं के पास भेजने की सोच बैठे हैं। वह ऐसा नहीं करेगी। 1 से 2 दिन बाद ही वह अपने गांव चली जाएगी। तभी मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। वह बोली, हेल, हां रज्जो बेटी, कैसी है तू? उधर से काका की आवाज सुनाई दी। काका की आवाज सुनकर रज्जो का दिल भर आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और वह सुबकने लगी। क्या हुआ बेटी, बताना। लगता है कि तू वहां बहुत दुखी है। पहले तो तू साहब व मैडम की बहुत तारीफ किया करती थी, फिर क्या हो गया जो तू रो रही है? काका, मैं गांव आना चाहती हूं। ठीक है रज्जो, मेरा 2 दिन का काम और है, उसके बाद मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैडम और साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे भेजने को मना नहीं करेंगे। तू हमारी चिंता न करना, यहां सब ठीक है। तेरी मां, भाई बहनें सब मजे में है, काका ने कहा। रज्जो चुप रही। अगले दिन सुरेंद्र व माधवी ने रज्जो को कमरे में बुलाया। सुरेंद्र ने कहा, रज्जो, 4-5 दिन बाद लखनऊ से बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे यहां खाना खाएंगे और रात को आराम भी यहीं करेंगे जी। रज्जो के मुंह से निकला, रात को तुम्हें नेताजी की सेवा करनी है, उनको खुश करना है। देखना रज्जो, अगर नेताजी खुश हो गए तो माधवी की बात बीच में ही अधूरी रह गई। रज्जो एकदम बोल उठी, नहीं मैडम जी, यह मुझसे नहीं होगा। यह गलत काम मैं नहीं करूंगी। और मेरे पीठ पीछे साहब जी के साथ रात को जो करती रही, क्या वह गलत काम नहीं था? रज्जो सिर झुकाए बैठी रही। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। रज्जो, तू हमारी बात मान जा, तू मना मत कर। सुरेंद्र बोला, साहब जी, ये नेताजी आएंगे, इनको खुश करना है। फिर कुछ नेताओं को खुश करने के लिए मुझे मैडम जी लखनऊ लेकर जाएंगी। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है। मैं अब यह गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूं। 2 दिन बाद मेरे काका आ रहे हैं। रज्जो ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, अगर हम तुझे गांव न जाने दें
तो माधवी ने कहा, तो मैं थाने जाकर पुलिस को और अखबार के दफ्तर में जाकर बता दूंगी कि आप लोग मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराना चाहते हैं। रज्जो ने कड़े शब्दों में कहा। रज्जो के बदले तेवर देखकर सुरेंद्र ने कहा, ठीक है रज्जो, हम तुझसे कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएंगे, तू अपने काका के साथ गांव जा सकती है। यह कहकर सुरेंद्र ने माधवी की ओर देखा। उसी रात सुरेंद्र ने रज्जो की गला दबाकर हत्या कर दी और ड्राइवर से कहकर रज्जो की लाश को नदी में फेंकवा दिया। दिन निकलने पर इंस्पेक्टर को फोन करके कोठी पर बुला लिया। कहिए हुजूर, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हमारी नौकरानी रजनी उर्फ रज्जो घर से 1 लाख रुपए व कुछ जेवरात चुरा कर भाग गई है सरकार। भागकर जाएगी कहां वह? हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा और कुछ देर बाद चला गया। दोपहर बाद रज्जो का काका रामदीन आया। सुरेंद्र ने उसे देखते ही कहा, अरे ओ रामदीन, तेरी रज्जो तो बहुत गलत लड़की निकली। उसने हम लोगों से धोखा किया है। वह हमारे 1 लाख रुपए जेवरात लेकर कल रात कहीं भाग गई है। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रज्जो ऐसा नहीं कर सकती, घबराकर रामदीन बोला। ऐसा ही हुआ है, वह यहां से चोरी करके भाग गई है। जब वह गांव में अपने घर पहुंचे तो बता देना। थाने में रिपोर्ट लिखा दी है, पुलिस तेरे घर भी पहुंचेगी। अगर तूने रज्जो के बारे में न बताया तो पुलिस तुम सबको उठाकर जेल भेज देगी। और सुन, तू चुपचाप यहां से भाग जा। अगर पुलिस को पता चल गया कि तू यहां आया है तो पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। रज्जो के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी। वह रोता हुआ बोला, रज्जो, ये तूने अच्छा नहीं किया। हमने तो तुझे यहां सेवा करने के लिए भेजा था और तू चोर बन गई। रामदीन रोते रोते थके कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। पेरिस की क्रिस्टोफर से मेरी मुलाकात बनारस के 80 घाट पर हुई। उम्र यही कोई 25 वर्ष के आसपास की होगी। वह बनारस में एक शोधकार्य के सिलसिले में बीच बीच में आती रहती थी। मैं अक्सर शाम को स्केचिंग के लिए जाता था। खुले विचारों की क्रिस्टोफर ने एक दिन मुझे स्केचिंग करते देख लिया। दरअसल मैं उसी की स्केचिंग कर रहा था। वह घाट पर बैठे गंगा की लहरों को निहार रही थी। उसके चेहरे की निश्चलता और सादगी में एक ऐसी कशिश थी जिससे मैं खुद को स्केचिंग करने से रोक नहीं पाया। इस दरमियान बार बार मेरी नजर उस पर जाती। उसने देख लिया, उठकर मेरे पास आई, स्केचिंग करते देखकर मुस्कुराई। उस समय तो वह कुछ ज्यादा ही खुश हो गई जब उसे पता चला कि यह उसी की तस्वीर है। वाओ, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। तस्वीर देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। आपको पसंद आई? हां, बहुत सुंदर है। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि उसे थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी। भेंट स्वरूप मैंने उसे वह स्केच दे दिया। यहीं से हमारे बीच मिलने जुलने का सिलसिला चला, जो बाद में प्रगाढ़ प्रेम में तब्दील हो गया। वह एक लॉज में रहती थी। घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। अब उससे क्या किराया लिया जाए? जिससे प्रेम हो उससे किराया लेना क्या उचित होगा? मैं तो उस पर इस कदर आसक्त था कि उससे शादी तक का मन बना लिया था। क्रिस्टोफर को इस शहर की सांस्कृतिक विरासत की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो उसके शोध कार्य का हिस्सा थी। मैंने उसकी मदद की। अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ मैं मंदिरों, घाटों, गलियों तथा ऐतिहासिक स्थलों पर जाता। कई नामचीन संगीत कलाकारों से मिलवाया। मैंने उसे रात 8 बजे से पहले हम घर नहीं आते। उसके बाद मैं उसके कमरे में रात 11 बजे तक इधर उधर की बातें करता। उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। जी करता क्रिस्टोफर को हर वक्त निहारता रहूं। बेमन से अपने कमरे में आता, फिर अपने प्रेम के मीठे एहसास के साथ सो जाता। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्रिस्टोफर को लेकर मन बेचैन था। घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा, दबे पांव ऊपर क्रिस्टोफर के कमरे में आया, खिड़की से झांका। वह कुछ लिख रही थी। इतनी रात तक वह जाग रही थी, यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे आने की उसे आहट नहीं हुई। मैंने धीरे से कहा, क्रिस्टोफर। उसने नजर मेरी तरफ उठाई। उस समय वह गाउन पहने हुई थी। उसका गुलाबी बदन पूर्णिमा की चांद की तरह खिला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे की चिटकनी हटाई, मैं तेजी से चलकर कमरे में घुसा। दरवाजा अंदर से बंद कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह थोड़ी सी असहज हुई
फिर सामान्य हो गई। उस रात हमारे बीच कुछ भी वर्जित नहीं रहा। खुले विचारों की क्रिस्टोफर के लिए संबंध कोई माने नहीं रखते, ऐसा मेरा अनुमान था, मगर मेरे लिए थे। जाहिर है वह मेरे लिए पत्नी का दर्जा रखने लगी थी। सिर्फ 7 फेरों की जरूरत थी, या फिर अदालती मुहर। मैं उस पर इस कदर फिदा था कि उसके बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन क्रिस्टोफर ने मुझ से नैनीताल चलने के लिए कहा। भला मुझे क्या एतराज हो सकता था? घर वाले मेरे तौर तरीकों को लेकर आपत्ति जता रहे थे, मगर मैं उन्हें यह समझाने में सफल हो गया कि पेरिस के कलाकारों की बड़ी कद्र है। उसकी मदद से मैं एक ख्याति प्राप्त चित्रकार के रूप में स्थापित हो सकता हूं। उन्होंने हमारे रिश्ते को बेमन से मंजूरी दे दी। 2 दिन नैनीताल में रहने के बाद हम दोनों कौसानी घूमने आए। गांधी आश्रम के चबूतरे पर बैठे हम दोनों पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को निहार रहे थे। क्रिस्टोफर को अपनी बाहों में भरकर मैं रोमांचित था। उन्मुक्त वातावरण पाकर मानो मेरे प्रेम को पर लग गए। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। वापस होटल पर आया। कॉफी की चुस्कियों के बीच क्रिस्टोफर का मोबाइल बजा। वह बाहर मोबाइल ले जाकर बातें करने लगी। तब तक कॉफी ठंडी हो चुकी थी। मैंने वेटर से दूसरी कॉफी लाने को कहा। किसका फोन था? मैंने पूछा। मॉम का। क्रिस्टोफर, मैंने आज तक तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे माम बाप क्या करते हैं? फादर मोटर मैकेनिक है, मॉम एक अस्पताल में नर्स है। 5 साल की थी जब मेरे फादर से मेरी मां का तलाक हो गया। ये मेरे सौतले फादर है। मैं अपने फादर को बहुत चाहती थी, कहकर वह उदास हो गई। तलाक की वजह हमारे यहां जब तक प्यार की कशिश रहती है तभी तक रिश्ते निभाए जाते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं कि हर हाल में साथ रहना ही है। मेरे फादर मेरी मॉम से बोर हो गए। उनका लगाव दूसरी औरत की तरफ हो गया। वही मॉम फादर के ही एक दोस्त से शादी करके अलग हो गई। इसे तुम किस रूप में देखती हो? क्या तुमने चाहा कि तुम्हारे मां बाप तुमसे अलग हो? कुछ सोचकर क्रिस्टोफर बोली। शायद नहीं। शायद क्यों? मैंने पूछा। शायद इसलिए कि एक बेटी के रूप में मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मुझे मेरे फादर के प्यार से वंचित रहना पड़े। मगर कहकर वह चुप हो गई। बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? मैं अधीर हो गया। प्यार नहीं तो साथ रहने की क्या तुक? आज मुझे अपने पिता की रत्ती भर याद नहीं आती। उम्र के इस पड़ाव पर मैं सोचती हूं मेरी जिंदगी है, चाहे जैसे जीऊं। उन्होंने भी अपने समय में यही सोचा होगा। पर तुम इतना सीरियस क्यों हो क्रिस्टोफर? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ताउम्र तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। मैं भावुक हो गया। क्रिस्टोफर हंसने लगी। मैं भाग कहाँ रही हूं? इंडिया आती जाती रहूंगी। अभी तो मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। तुम इंडियन शादी के लिए बहुत उतावले होते हो। शादी का मतलब भी जानते हो? क्रिस्टोफर का यह सवाल मुझे बचकाना लगा। अब वह मुझे शादी का मतलब समझाएगी। मेरा मुंह बन गया। मेरा चेहरा देखकर क्रिस्टोफर मुस्कुरा दी। मैं और चिढ़ गया। क्यों अपना मूड खराब करते हो? यहां हम लोग एंजॉय करने आए हैं। शादी करके बंधने से क्या मिलने वाला है तुम नहीं समझोगी। शादी जिंदगी को व्यवस्थित करती है, ऐसा तुम सोचते हो, मगर मैं नहीं। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। तब तो तुमको इंतजार करना होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए अच्छे जीवन साथी साबित होगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं किसी दबाव में आने वाली नहीं। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। फिर इतनी जल्दबाजी की वजह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? प्रेम और शादी एक ही चीज है। प्रेम की परिणति क्या है? शादी। वह हंस पड़ी। जब रुकी तो बोली, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूं, एक बेहतर इंडियन दोस्त और कुछ नहीं। और क्या हमारे बीच जो शारीरिक संबंध बने उसे किस रूप में लेती हो, वे हमारी शारीरिक जरूरतें थीं। इसको लेकर मैं गंभीर नहीं हूं। यह एक सामान्य घटना है मेरे लिए। क्रिस्टोफर के कथन से मेरे मन में निराशा के भाव पैदा हो गए। इसके बावजूद मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम रत्तीमात्र कम नहीं हुआ। वह भले ही मुझे पेरिस न ले जाए, मैंने कभी भी इस लोभ में पड़कर उससे प्रेम नहीं किया। मैंने सिर्फ क्रिस्टोफर की मासूमियत और निश्चलता से प्रेम किया था। आज के समय में वह मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने उसके लिए सबको भुला दिया।
मेरे चित्त में हर वक्त उसी का चेहरा घूमता था। एक क्षण वह आंखों से ओझल होती तो मैं भागकर उसे खोजता, यहां हूं। बारामदे में क्रिस्टोफर बोली तो मैं तेजी से चलकर उसके पास आया और उसे बाहों में भर लिया। बिस्तर पर नहीं पाया, इसलिए घबरा गया था। मैं बोला, चिंता मत करो, मैं पेरिस में नहीं, तुम्हारे साथ नैनीताल के एक होटल में हूं। तुम्हारे बिना लौटना क्या आसान होगा? वह हंसी आसान होता तो क्या अकेली चली जाती? मेरा चेहरा बन गया। क्रिस्टोफर ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। उदास मत हो, वर्तमान में रहना सीखो। अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं डार्लिंग। क्रिस्टोफर ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। मेरे भीतर का भय थोड़ा कम हुआ। एक हफ्ते बाद हम दोनों बनारस आए। 2 दिनों बाद क्रिस्टोफर ने बताया कि उसे पेरिस जाना होगा। 10 दिनों बाद लौटेगी। सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसके बगैर एक क्षण रहना मुश्किल था मेरे लिए। 10 दिन तो बहुत थे। क्रिस्टोफर अपना सामान बांध रही थी। इधर मैं उसकी जुदाई में डूबा जा रहा था। क्या पता क्रिस्टोफर न लौटे। सोच सोचकर मैं परेशान हुआ जा रहा था। जब नहीं रहा गया तो पूछ बैठा, लौटकर आओगी ना? कहते कहते मेरा गला भर आया, आऊंगी, जरूर आऊंगी। उसने आऊंगी पर जोर देकर कहा, वह चली गई। मैं घंटों उसकी याद में आंसू बहाता रहा। 10 दिन 10 साल की तरह लगे। न खाने का जी करता, नहीं सोने का। नींद तो जैसे मूंछ से रूठी गई थी। ऐसे में स्केचिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी दुर्दशा मेरे मम्मी पापा से देखी नहीं गई। उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया, उसे भूलने को कहा। क्या यह संभव था? मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। क्रिस्टोफर की फोटो अपने सीने से लगाए उसके साथ बिताए पलों को याद कर अपना जी हल्का करने की कोशिश करने लगा। पूरे 1 महीने बाद एक सुबह अचानक क्रिस्टोफर ने मेरे घर पर दस्तक दी। उसे सामने पाकर मैं बेकाबू हो गया। उसे बाहों में भरकर चूमने लगा। क्रिस्टोफर को मेरा यह व्यवहार अमर्यादित लगा। यह क्या बदतमीजी है? क्रिस्टोफर ने खुद को मुझ से अलग करने की कोशिश की। क्रिस्टोफर, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरा कंठ भर आया, आंखें नम हो गई। क्या हालत बना रखी है? बेतरतीब बाल, बड़ी दाढ़ी, जिस्म से आती बू। क्रिस्टोफर मुझ से छिटक कर अलग हो गई। यह मेरे लिए अनापेक्षित था। होना तो यह चाहिए था कि वह भी मेरे प्रति ऐसा ही व्यवहार करती। तुम पहले अपना हुलिया ठीक करो। मैं भला क्रिस्टोफर का आदेश कैसे टाल सकता था? थोड़ी देर बाद जब मैं उसके पास आया तो वह खुश हो गई। आई लव यू कहकर उसने मुझे चूम लिया। उस शाम हम दोनों खूब घूमे। घूमते घूमते हम दोनों 80 घाट पर आए। वहां बैठे शाम का नजारा ले रहे थे कि उसका फोन बजा। क्रिस्टोफर उठकर एकांत में चली गई। थोड़ी देर बाद आई, किसका फोन था? मैंने पूछा। पेरिस के मेरे एक दोस्त का था। मेरे पहुंचने की खबर ले रहा था। क्रिस्टोफर के कथन ने एक बार फिर से मुझे सशंकित कर दिया। मैं भी दोस्त, वह भी दोस्त, वह भी इतना अजीज कि उसका हाल पूछ रहा था। क्या वह मुझ से भी ज्यादा करीबी था जो क्रिस्टोफर ने एकांत का सहारा लिया? बहरहाल मैं इस वक्त को पूरी तरह से जी लेना चाहता था। रात 10 बजे हुए तो क्रिस्टोफर ने घर चलने के लिए कहा। घर आकर उसने मुझे गुड नाइट कहा। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए।